तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा इंडियन पॉलिटी का क्लास नंबर 10 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार वाली टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने समता या फिर जो समानता का अधिकार था, जो आपका आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक था, इसको हम लोग पिछले क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपका आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए आज की क्लास। तो सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 19 के बारे में पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल 19 जो है इसको दो प्रकारों में डिवाइड किया गया है, इसको यानी कि दो भागों में बांटा गया है। अभी समझिए कि हम लोग जब बात करते हैं तो जब हमारा संविधान बना था तो मूल संविधान में टोटल 7 तरह की मतलब कि स्वतंत्रता का अधिकार उल्लेखित था, लेकिन अब जो है टोटल 7 नहीं बल्कि 6 को मौलिक अधिकार बचता है स्वतंत्रता के अंतर्गत। पहले मौलिक अधिकार भी 7 गो था और स्वतंत्रता का अधिकार भी पहले 7 गो हुआ करता था, लेकिन अब मौलिक अधिकार भी टोटल 6 गो है, जिसमें से आपका संपत्ति के अधिकार को हटा दिया मौलिक अधिकार से। उसी तरह स्वतंत्रता का जो अधिकार है आर्टिकल 19 में भी टोटल 7 तरह का अधिकार होता था, जिसमें से एक अधिकार जो है उसको हटा दिया गया है और उसको जो है मतलब कि नॉर्मल कानून, सामान्य कानून बना दिया गया है। तो हम लोग अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें भी अब केवल 6 तरह का स्वतंत्रता रहा है। अगर आपको कन्फ्यूजन ना हो तो हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। मौलिक अधिकार 7 था, जिसमें संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, अब 6 को मौलिक अधिकार बचा है। उसी तरह स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19 में था वो भी टोटल 7 गो था, उसमें से भी एक मौलिक अधिकार आपको हटा दिया गया है, मतलब अनुच्छेद 19 क्लॉज F, वहाँ पे भी आपका संपत्ति का अधिकार ही था, उसको भी हटा दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए आप इसमें कन्फ्यूजन मत रखिएगा। अब देखिए, हमेशा हम लोग जानते हैं कि जो आपका आर्टिकल 19 है इसको दो भागों में बांटा गया, यानी इसको दो प्रकार में बांटा गया है। एक तो है आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और एक तरफ है आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से आगे तक गया है। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जो है वो आपका नागरिकों के लिए दिया हुआ है, जबकि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जो है वहाँ से आर्टिकल 19 क्लॉज 6 तक ये आपका राज्य के लिए अधिकार दिया गया है। तो आर्टिकल 19 में दो तरह का अधिकार है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ये केवल नागरिकों के लिए अधिकार दिया गया है, जबकि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से लेकर आर्टिकल 19 क्लॉज 6 तक जो है वो आपका राज्य को अधिकार दिया गया है। यहाँ तक आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब देखिए, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जो है इसको भी टोटल 6 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले 7 था, जिसमें से अनुच्छेद 19 क्लॉज F यानी कि संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है, और अब केवल अनुच्छेद 19 क्लॉज G तक ही है, यानी कि 6 गो ही है, ABCDEF। F यहाँ पे नहीं आता है, यहाँ पे E के बाद डायरेक्ट G में चले जाते हैं हम लोग, है ना। ये ऐसा संविधान में लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको ऐसी तरह काउंट करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, अनुच्छेद 19 जो है वो सहसंबंधित अधिकारों का वर्णन है। सहसंबंधित यानी कि इसमें राज्यों को भी मतलब कि अधिकार दिया हुआ है और इसमें आपका नागरिकों को भी अधिकार दिया गया है। तो इसलिए हम लोग अनुच्छेद 19 को जो है वो सहसंबंधित अधिकार ये कहते हैं। अब देखिए, जैसे अभी आपको बताया गया था, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जो है जो नागरिकों को दिया गया है, इसमें टोटल 6 तरह के अधिकारों का वर्णन किया गया है, यानी कि 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 है, इसमें 6 तरह का स्वतंत्रता, पहले A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E, और E के बाद F नहीं, डायरेक्ट G। और F क्यों नहीं है? क्योंकि F जो है था वो पहले F था स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब संपत्ति का अधिकार, तो F हट गया ना। तो E के बाद डायरेक्ट हम लोग जंप कर जाएंगे G में, ठीक है ना। F नहीं रहा क्योंकि F जो है वो हट गया। F जो था पहले संपत्ति का अधिकार था, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज F ये हट गया 44वां संविधान संशोधन में। तो E के बाद डायरेक्ट हम लोग जंप करेंगे G में ही। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग इसके बारे में एक एक करके समझते हैं। तो अगर सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज A की बात करें तो A में बोला गया भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसको समझिए आप बोलने की स्वतंत्रता। क्या समझिएगा? बोलने की स्वतंत्रता। भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत बताया गया है भाषण और अभिव्यक्ति में मौलिक अंतर है। तो भाषण और अभिव्यक्ति में, भाषण मतलब आप भाषण दे रहे हैं, बोल रहे हैं, और अभिव्यक्ति मतलब आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इन दोनों में अंतर है ना। तो अभिव्यक्ति के अंतर्गत लिखकर, बोलकर तथा सांकेतिक माध्यम से भी हो सकता है। तो
अभिव्यक्ति यानी कि आप अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, या तो आप उसको गा के एक्सप्रेस कीजिए, या तो उसको आप लिख कर एक्सप्रेस कीजिए, बोल के एक्सप्रेस कीजिए, चित्रों में उसको एक्सप्रेस कीजिए, सांकेतिक माध्यम से एक्सप्रेस कीजिए। तो भाषा और अभिव्यक्ति में कुछ मौलिक अंतर भी होता है, इन सभी के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अभिव्यक्ति के अधिकार को परिभाषित किया है। ठीक है, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र अभिव्यक्ति का अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में जो अभिव्यक्ति का अधिकार है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कि अभिव्यक्ति क्या है क्या नहीं है, इसका अधिकार जो है वो लोकतांत्रिक देश में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ तक समझ में आया है। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों में, जैसे कि प्रेस की आज़ादी, जैसे कि इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग निर्णयों में यह बोला है कि बोलने की स्वतंत्रता यानी कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या क्या आएगा। तो इसमें हम लोग बोलते हैं जैसे कि प्रेस की आज़ादी, ये भी आपका इसी के अंतर्गत आ जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रगान की स्वतंत्रता, बहुत सारे लोग देखते होंगे कि आप वो जो है वो राष्ट्रगान नहीं गाता है। तो राष्ट्रगान की स्वतंत्रता के बारे में भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट बताया है, और ये काफ़ी बहुत ही पेचीदा मामला है, इसलिए आप इन लोग से बचने का प्रयास कीजिएगा। तो राष्ट्रगान का जो है स्वतंत्रता, ये आपका अनुच्छेद 19 का ही, मतलब राष्ट्रगान गाना अनुच्छेद 19 का ही भाग है। तो राष्ट्रगान गाना है या नहीं गाना है, ये किसका भाग है, तो आपका अनुच्छेद 19 का ही ये भाग है। यहाँ तक आपको बताना चाहिए। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगान में चुप रहने या शांत रहने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत माना है, और वो आपका इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1980 के मामले में ये बात कहा गया है। तो हम लोग बोलते हैं ना कि बोलने के स्वतंत्रता है हम लोगों को, तो क्या चुप रहने का आज़ादी भी है, स्वतंत्रता है? तो जी हाँ, आपको चुप रहने का भी स्वतंत्रता है। तो एक जो है राष्ट्रगान का जो स्वतंत्रता है वो आपका आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए के अंतर्गत ही आता है। तो जो है सुप्रीम कोर्ट है वो डिसीजन दिया है कि राष्ट्रगान जब हो रहा हो तो आप चुप भी रह सकते हैं, यहाँ पे शांत रहने का अधिकार भी आपको है। और ये जो केस है ये आपका इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1980 के मामले में आया था। इसके बाद देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसको नेशनल ऑनर एक्ट 1971 का उल्लंघन नहीं माना है। तो जब नेशनल ऑनर एक्ट आया था 1971 में, तो अगर मतलब कि नेशनल ऑनर एक्ट को अगर देखिएगा तो उसमें बोला गया कि आप अपने नेशन की या आप अपने राष्ट्र की जो है वो गरिमा को बनाए रखने के लिए आप इनका आदर कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट बोला है इमैनुअल बनाम केरल राज्य वाद जो कि 1980 में आया था कि राष्ट्रगान जब होगा तब आपको नहीं बोलने का आज़ादी है, या फिर चुप रहने का भी आज़ादी है, या फिर शांत रहने का भी आज़ादी है। और बोला कि ये जो नेशनल ऑनर एक्ट है 1971 का, उसका ये उल्लंघन नहीं माना जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत माना जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए जो लोग नहीं गाते उन लोगों पर, सिंपल। आगे देखिए, एक और इसी में पॉइंट दिया रहता है कि राष्ट्र ध्वज का प्राइवेट बिल्डिंग पर प्रयोग। तो राष्ट्र ध्वज है, तो हम लोग क्या राष्ट्र ध्वज का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं अपने प्राइवेट बिल्डिंग पे? इसके लिए भी आया था एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने नवीन जिंदल बनाम भारत सरकार केस वाद में प्राइवेट बिल्डिंग पर राष्ट्र ध्वज का प्रयोग अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत जो है वो मौलिक अधिकार माना है, परंतु ध्वज संहिता 2022 का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। बोला है राष्ट्र ध्वज जो है प्राइवेट बिल्डिंग पे आप जो है वो फहरा सकते हैं या नहीं फहरा सकते हैं। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है वो नवीन जिंदल बनाम भारत सरकार वाद में 2004 में बोलता है कि प्राइवेट बिल्डिंग पर राष्ट्र ध्वज का प्रयोग जो है वो अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना जाएगा। तो मौलिक अधिकार हम लोग बोलते हैं अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए में कि बोलने की स्वतंत्रता, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो इसके अंतर्गत जो है प्राइवेट बिल्डिंग पे राष्ट्र ध्वज फहराने की भी स्वतंत्रता इसके अंतर्गत ही माना जाएगा। और ये बोला गया कि जो ध्वज संहिता बना था 2022 में, इसका उल्लंघन केवल नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने NOTA को अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए के अंतर्गत माना है। RTI यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार, इसको भी RBI जो है मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो अनुच्छेद 19(1) क्लॉज ए के अंतर्गत ही माना है RTI को भी। यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो ये था आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए के बारे में। तो अभी आपको क्या बताया गया था, देखिए हम लोग जानते हैं भैया कि
अनुच्छेद 19 में दो तरह का आर्टिकल दिया हुआ है। एक आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जो कि नागरिकों को दिया गया है, जबकि 19 क्लॉज 2 से लेके 2 क्लॉज 6 तक जो है वो राज्यों को दिया हुआ है। तो हम लोग अभी पढ़े कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए जहाँ पे भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वहीं हम लोग पढ़े 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी यहाँ पे है सभा करने की स्वतंत्रता। सभा करने की स्वतंत्रता कहने का अर्थ है कि शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने का स्वतंत्रता है, लेकिन आप यहाँ पे जुलूस और प्रदर्शन नहीं कर सकते हो। ठीक है। तीसरा बोला है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी के अंतर्गत संघ या फिर संगठन बनाने की स्वतंत्रता आपको दिया गया है। 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी के तहत भ्रमण करने की स्वतंत्रता दिया गया है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है आपको। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज ई के अंतर्गत जो है वो निवास करने का स्वतंत्रता है। कहने का अर्थ है कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की आपको आज़ादी है, स्वतंत्रता है। ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी, एफ तो बताया गया, एफ यहाँ पे हट गया है। एफ क्यों हटा है भैया? तो एफ जो है वो हट गया एफ, और एफ जो है वो आपका 44वां संविधान संशोधन में एफ हट गया है, संपत्ति का अधिकार। तो ई के बाद एफ नहीं बल्कि जी आएगा। और जी में क्या है कि व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। कहने का अर्थ है कि कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता है आपको। ठीक है ना, कोई भी व्यापार और जीविका चलाने का आपको स्वतंत्रता है। ये तो बता दिया नागरिकों का अधिकार। अब इसी के साथ ही साथ जो है राज्यों का भी अधिकार दिया गया है, अब हर एक में दिया गया है। आर्टिकल 19 एक तो बता दिया गया आपको कि जिसमें 6 तरह का स्वतंत्रता दिया गया है। अब आर्टिकल 19(2), फिर आर्टिकल 19 क्लॉज 3 क्लॉज 4 क्लॉज 5 क्लॉज 6, इनमें केवल निर्बंधन की बात की गई, यानी कि रिस्ट्रिक्शन की बात की गई है। यानी आपको अधिकार तो दिया गया भैया, लेकिन उसमें युक्ति निर्बंधन भी लगाया गया, यानी कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाया गया है कि आपको कोई काम करने से रोका जा रहा है, लेकिन उसको सही काम से उसको सही उद्देश्य से रोका जा रहा है। ठीक है। ये क्या है देखिए, इसको इसके आगे में बताया गया है कि अभी हम लोग देख लिए ना, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 को 6 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहले 7 को था, लेकिन संपत्ति का अधिकार को यानी कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ को हटा दिया गया है, और अब जो है वो टोटल 6 को बचा है। ठीक है ना, भाषण, सभा, संगठन, भ्रमण, निवास और व्यवसाय 6 को बचा है। इसके साथ ही जो है वो आर्टिकल 2 से लेके मतलब आर्टिकल 19 क्लॉज 2 क्लॉज 3 इस तक करते करते क्लॉज 6 तक है, जिसमें आपका निर्बंधन यानी कि रिस्ट्रिक्शन की बात की गई है। ठीक है ना, कैसे कैसे वो देखिए, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए, इसके लिए निर्बंधन है आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 2। फिर आर्टिकल मतलब कि 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी के लिए है निर्बंधन 19 क्लॉज 3, फिर सी के लिए है 19 क्लॉज 4, फिर डी के लिए है 5, फिर ई के लिए है, फिर इस तरह करके सॉरी ई के लिए भी 5 है, 2 ठो। इसको देख लीजिए क्या है, देख लीजिए यहाँ से। अनुच्छेद 19 क्लॉज 2 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, जो कि निम्नलिखित है। अभी आपको बोला गया था ना कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता है, यानी कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो क्या सभी तरह का सब बात बोलने का स्वतंत्रता है? सभी तरह का बात बोलने का है, अभिव्यक्ति करने का स्वतंत्रता है? तो नहीं, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में निर्बंधन लगाया गया है, और निर्बंधन लगाया गया है वो आपका SIP के तहत लगाया गया। किसके तहत? तो SIP के तहत। S से आपका सोवर्निटी, I से आपका इंटीग्रिटी, और P से आपका पब्लिक ऑर्डर। तो सोवर्निटी यानी कि संप्रभुता, इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता, और पब्लिक ऑर्डर यानी कि लोक व्यवस्था। तो ये जो पॉइंट है इसको आप हमेशा याद रखिएगा, SIP, सोवर्निटी, इंटीग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर, यानी कि SIP, इसको याद रखिएगा हमेशा। फिर बोला गया कि राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्य के साथ जो है मैत्रीपूर्ण संबंध, ये सभी के आधार पर जो है वो निर्बंधन यानी कि रोका जा सकता है। तो बोलने की स्वतंत्रता है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इसके ऊपर भी आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के तहत निर्बंधन लगाया जा सकता है, SIP के तहत। ठीक है ना। अब देखो फिर लिखा हुआ है शिष्टाचार या फिर सदाचार। तो इसके अंतर्गत राज्य ऐसी अभिव्यक्तियों पर रोक लगा सकता है जो कि अश्लील यानी कि ऑब्सेंस ऑफ इंसिडेंट प्रकृति की हो। तो अगर आप कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब बहुत अश्लील बात भी बोल रहे हैं, अभद्र बात बोल रहे हैं, तो ऐसे में भी आपके ऊपर रोक लगाया जा सकता है। ठीक है ना। न्यायालय की अवमानना यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि न्यायालय की अवमानना,
ये भी इसके अंतर्गत आएगा। अब देखिए हम लोग बात करते हैं ना, जैसे कि आर्टिकल 19 क्लॉज ए क्लॉज बी, जिसके अंतर्गत बोला गया था कि शांतिपूर्वक और निरायुध यानी कि विथआउट आर्मी सम्मेलन करने का अधिकार है। सिंपल समझिए कि शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 19 क्लॉज ए क्लॉज बी के अंतर्गत। लेकिन 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 यहाँ पे बोला गया है, इसके ऊपर भी निर्बंधन लगाया गया है आर्टिकल 19 क्लॉज 3 के तहत। और इसके तहत क्या है वो निर्बंधन, वो देख लीजिए आप। इसमें यह बोला गया है कि भारत के सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक बिना हथियार के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता ये प्रदान करता है आपका 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी। तो ये शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार जो है वो प्रदान करता है। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि सम्मेलन के अधिकार में सभा आयोजन करना, जुलूस निकालना, प्रदर्शन करना, ये सभी शामिल है। तो आप जुलूस भी निकाल सकते हैं, प्रदर्शन भी कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी आर्टिकल 19 क्लॉज 3 के तहत निर्बंधन लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 19 क्लॉज 3 के तहत निर्बंधन लगाया जा सकता है, जिसमें आपका SIP वाला ही कंडीशन आएगा, यानी कि संप्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था, इसके आधार पर ही पाबंदी यानी कि रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, निर्बंधन। फिर देखिए आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज C, जिसमें भी बोला गया था ना कि संघ बनाने की स्वतंत्रता, तो संघ या फिर सहकारी समिति बनाने का अधिकार इसमें दिया गया है। फिर हम देखते हैं कि 97वां संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से सहकारी समिति को जो है वो इसमें सहकारी समिति बनाने का अधिकार इसमें जोड़ा गया था। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें संघ बनाने का अधिकार है, लेकिन इसमें सहकारी समिति बनाने का भी अधिकार है, यानी कोऑपरेटिव कमेटी भी बनाने का अधिकार है, जो कि आपका 97वां नंबर का संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। यहाँ तक हम लोग जानते हैं। आगे देखिए, इसके अंतर्गत मजदूर संगठन, दबाव समूह, राजनीतिक दल इत्यादि ये सभी इसमें शामिल हो सकते हैं, इस सभी को हम लोग बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 19 क्लॉज 4 के तहत संघ बनाने के अधिकार के ऊपर भी निर्बंधन लगाया जा सकता है, जिसका वही कारण होगा SIP, संप्रभुता, फिर आपका लोक व्यवस्था और आपका वही अखंडता वाला। तो हर एक चीज़ है, लेकिन आपका निर्बंधन भी लगाया गया है। तो आर्टिकल 19A में A का निर्बंधन 19(2) के तहत, B का निर्बंधन 19(3) के तहत, फिर C जो यानी कि संघ बनाने का स्वतंत्रता है, इसका निर्बंधन 19(4) के तहत। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखिए आर्टिकल 19(1) क्लॉज आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज D। तो D के बारे में देख रहे हैं, 19D के बारे में, 19(1)D के बारे में। इसमें बोला गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन यानी कि भ्रमण की स्वतंत्रता दी गई है। इसके बारे में देखिए कि कोई भी नागरिक भारत की सीमा के अंतर्गत बिना बाधा के संचरण कर सकता है। यह अधिकार सिर्फ देश के अंदर संचरण करने का अधिकार देता है, देश के अंदर, ये नहीं कि देश के बाहर भी। देश के बाहर जाओगे तो कुटाइए खाओगे। इस अधिकार के ऊपर भी अनुच्छेद 19 क्लॉज 5 के तहत निर्बंधन लगाया जा सकता है। तो 19D जो है, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने के लिए जाओगे आप, करने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन इसके ऊपर भी युक्त निर्बंधन लगाया गया है 19(5) के तहत। ठीक है ना, आगे देखिए, और ये क्यों लगाया गया है वो देख लीजिए। साधारण जनता के हित में हम लोग देखे थे ना कि SIP वाला कंडीशन, संप्रभुता, अखंडता और आपका लोक व्यवस्था, इन सभी के आधार पे जो है निर्बंधन लगाया जाता था। लेकिन यहाँ पे जो भ्रमण वाला कंडीशन आएगा 19D वाला, इसमें 19(5) के तहत निर्बंधन लगाया जाएगा, लेकिन उसका जो आधार होगा वो आपका साधारण जनता के हित में आएगा। जैसे कि अनुसूचित जाति और जनजाति के हित के आधार पे, यानी कि आप किसी भी क्षेत्र में, ये नहीं कि जहाँ पे ट्राइबल लोग रह रहे हैं, जिनके साथ बाहरी लोग का बहुत कनेक्शन बहुत कम रहा है, वैसे में अगर बाहरी लोग उनसे जब कनेक्ट होते हैं तो वे बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, तो ऐसे में उनके प्लेस में जाने से आपको रोका जाएगा। फिर वैश्यवृत्ति के संचरण पे आपको रोका जाएगा। कोविड-19 का जब प्रभाव फैल गया था बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में व्यक्तियों के संचरण के ऊपर रोक लगा दिया गया था। तो नहीं, आप बोलिएगा नहीं हमको तो आर्टिकल 19D के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन यानी भ्रमण का अधिकार है भैया, आप हमको कैसे रोक रहे हैं। तो वहीं पर आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 5 के तहत निर्बंधन भी बात कहा गया था, उसको भी याद रखिएगा। महामारी के संचरण पे, एड्स प्रभावित व्यक्ति के निर्बंधन पे भी रोक जो है, एड्स प्रभावित व्यक्ति पर निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता। अच्छा, जिस व्यक्ति को एड्स हुआ है, एड्स प्रभावित व्यक्ति को निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता है, इस वाले पॉइंट को भी याद रखिएगा।
अब देखिए इसी तरह हम लोग आर्टिकल 19 क्लॉज ए क्लॉज ई के बारे में पढ़ते हैं, और इसमें बोला गया है कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता दी गई है। यानी कि भारत में किसी नागरिक को भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने बसने का अधिकार दिया गया है। किसी भी क्षेत्र में जाकर आप जो है वो बस सकते हो जाकर। लेकिन इसके ऊपर भी, इस अधिकार के ऊपर भी आर्टिकल 19(5) के तहत निर्बंधन यानी कि पाबंदी लगाई गई है। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ याद रखिएगा 2 पॉइंट में, कि आपका आर्टिकल 19D यानी कि आवागमन वाला में भी, और आर्टिकल 19E कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाला में, इन दोनों में जो निर्बंधन लगेगा वो आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 5 मतलब आर्टिकल 19 क्लॉज 5 के तहत ही लगेगा निर्बंधन। तो डी और ई में जो निर्बंधन है वो आपका 5 के तहत ही लगता है, ठीक है ना, इसलिए कन्फ्यूजन मत होइएगा। तो इस अधिकार पे भी जो है ये निर्बंधन या फिर प्रतिबंध लगाया जा सकता है उसका 19 क्लॉज 5 के तहत। और इसका भी रीजन क्या है, तो साधारण जनता के हित में, अनुसूचित जाति और जनजातियों के हित में, ये सभी के बारे में। कि आप कोई ऐसा क्षेत्र में जाके बोले कि नहीं हमको तो भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने का अधिकार है, तो हमको रोकिए, क्यों रोक रहे हैं, तो उसके लिए भी जो है निर्बंधन लगाया गया है 19(5) के तहत। अब देखिए आर्टिकल 19(1)(f) के बारे में, जिसको हटा दिया गया है, एफ के बारे में देखते हैं। यह संपत्ति के अधिकार या फिर यह जो है ये आपका संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। तो 19(1)(f) जो है वो आपका संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, और इस संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया है। और वर्तमान समय में यह जो है वो 301 कितना, तो 301 के तहत जो है वो 301 नहीं बोलिए, इसको बोलिए आप मतलब कि 300 या फिर 300A बोलिए, इसके अंतर्गत एक कानूनी अधिकार बनाया गया। यहाँ पे 301 नहीं होगा बल्कि 300 होगा। तो 300 का के अंतर्गत इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 19(f) तो हम लोग का पढ़ लिए हैं 19(1)(f). अब जाते हैं 19(1)(g) के बारे में। इसमें क्या बोला गया उसके बारे में देखिए। यह भी नागरिक को कोई भी व्यवसाय, आजीविका, व्यापार, कारोबार करने का अधिकार देता है। सिंपल सी बात है कि आप कोई भी व्यापार, आजीविका चलाने के लिए कर सकते हो, इसके लिए आपको स्वतंत्रता दिया गया है। किसी भी नागरिक का कोई भी व्यवसाय, आजीविका, व्यापार, कारोबार करने का अधिकार है। नागरिकों को अपने आजीविका चलाने के लिए ये सारे अधिकार दिए जाते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी अनुच्छेद 19 क्लॉज 6 के तहत जो है वो युक्तियुक्त निर्बंधन यानी कि रिस्ट्रिक्शन यहाँ भी लगाया जाएगा 19(6) के तहत। तो 19(a) को 19(2) के तहत, 19(b) को 19(3) के तहत, 19(c) को 19(4) के साथ, और 19(d) और 19(e) को 19(5) के तहत, और 19(g) को 19(6) के तहत जो है वो युक्तियुक्त निबंधन लगाया जाता है। यहाँ पे भी देखिए निर्बंधन लगाने के कारण कि साधारण जनता के हित से जुड़े प्रावधान के लिए आपको निर्बंधन या रोका जाएगा। किसी वृत्ति या व्यापार के लिए तकनीकी अर्हताएँ निर्धारित करना होगा। और जैसे कि आप बोलेंगे हमको व्यापार करना है, हम अपना आजीविका चलाने के लिए बम बनाते हैं, तो ऐसे में तो आपको रोका जाएगा ना भैया, कूटा भी जाएगा। आगे देखिए, नागरिकों को किसी व्यापार या कारोबार से इसलिए जो है वो वर्जित नहीं कर देता है क्योंकि राज्य किसी व्यवसाय पर एकाधिकार करना चाहता है। ये पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है कि राज्य किसी भी व्यापार पर एकाधिकार यानी कि मोनोपोली नहीं करना चाहता है, और इस आधार पे वो किसी के साथ जो है निर्बंधन भेदभाव नहीं करता है। बस ये है कि हमारे देश का जो है वो आपका SIP ना बिगड़े, लोक व्यवस्था ना बिगड़े, संप्रभुता ना बिगड़े, अखंडता ना बिगड़े, और जो है वह किसी भी नागरिक जो है मतलब कि जो जनजातीय क्षेत्र है, साधारण जनता है, इनसे जुड़े हुए कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो, इसलिए, ठीक है ना। तो ये आपका आर्टिकल 19 था। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो आर्टिकल 19 जब हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं तो स्वतंत्रता का अधिकार आपका आर्टिकल 19 से ले स्टार्ट होता है, 19, 20, 21, 22, तो 22 तक ये जाता है। और 19 को हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। 2 तरह का अधिकार, एक नागरिकों के लिए, एक राज्यों के लिए। आर्टिकल 19(1) से लेके 19(1) जो है वो नागरिकों के लिए है, और 19(1) को टोटल 6 भागों में बांटा गया है। पहले 7 को था, जिसमें से अनुच्छेद जो है 19(f) उसको हटा दिया गया है, तो अब 7-6 हो रहा है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, प्रेस की जो स्वतंत्रता है इसका वर्णन अनुच्छेद 19(a) में ही कहा गया है, ठीक है ना। प्रेस की स्वतंत्रता का जो है वो वर्णन, तो अब आपको किसी भी तरह के यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा देखिए हम लोग आर्टिकल 19 तो पढ़ लिए हैं, अब हम लोग आर्टिकल 20 की ओर चलते हैं। आर्टिकल 20 क्या कहता है उसके बारे में देखिए। आर्टिकल 20 जो है वो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। तो आर्टिकल 20 जो है वो अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। और आर्टिकल 20 को भी टोटल कितने भागों में बांटा जाता है उसको भी देख लीजिए।
आर्टिकल 20 जो है वो आपका आर्टिकल 20 को भी टोटल 20(1), 20(2), 20(3), मतलब कि 3 वो इसको भाग में इसको बांटा गया है। तो आर्टिकल 20(1), 2 और 3 इस तरह के 3 क्लॉजेस में इसको बांटा गया है। हम लोग तीनों क्लॉजेस के बारे में पढ़ेंगे। पहला तो हम लोग है आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के बारे में पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के बारे में देखते हैं हम लोग। इसमें बताया गया कि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के बारे में कि ये भूतलक्षी विधि से संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सपोर्ट फैक्टो लॉ। कहने का मतलब है जो कानून पहले बन गया है संविधान बनने से पहले, वैसे कानून से आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। अभी आपको क्या बताया गया कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये आर्टिकल 20 कहता है। और इसमें 3 तरह का कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन बनता है आपका भूतलक्षी विधि से संरक्षण, जो कि आपका आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में कहा गया है। बोला गया है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए उतनी ही सज़ा का हकदार है जितनी सज़ा जो है वो उस समय निर्धारित की गई है। यह कानून सिर्फ फौजदारी पर लागू होता है, दीवानी पे लागू नहीं होता है। दीवानी मामलों में भूतलक्षी विधि से लागू की जा सकती है। अच्छा देखो, जो है वो हम लोग फौजदारी मामला, दीवानी मामला क्या होता है, इस पॉइंट को बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन ये कई बार बच्चे जो है घुसवा जाते हैं, इसलिए आप इसको समझ लीजिएगा कि दीवानी मामला क्या होता है, फौजदारी मामला क्या होता है। तभी आपको बताया गया है कि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 जो है वो आपका किसका बात करता है, तो ये बात करता है भूतलक्षी विधि से संरक्षण। कहने का अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको जो सज़ा मिलेगा वो वर्तमान में जो सज़ा चल रहा है उसके हिसाब से ही मिलेगा। ये नहीं कि आज से 50 साल पहले क्या सज़ा था इसके लिए वही सज़ा अभी दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो भूतलक्षी जो है विधि से वहाँ पे संरक्षण दिया जाता है, ठीक ना। क्या कहा गया है, यानी कि जो भूतलक्षी विधि है इससे यहाँ पे संरक्षण दिया जाएगा। और इसमें ये जो संरक्षण वाला ये जो कहानी है ये आपका फौजदारी मामला में केवल लगेगा, जबकि दीवानी मामला में भूतलक्षी जो है वो लग सकता है। आगे देखिए आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के बारे में। यहाँ बोला है कि दोहरे दंड से संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। तो जियोपार्डी डबल जो है दंड से इसको संरक्षण दिया गया है। बोला गया है कि किसी एक व्यक्ति को किसी एक अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दिया जाएगा। मतलब एक बार अपराध किया तो उसको 1 बार सज़ा मिल गया है तो दोबारा सज़ा नहीं दिया जाएगा इसको। अब देखिए आर्टिकल 20(3) के बारे में। 20(3) में बोलता है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, यानी कि आप भैया अपराध किए हैं तो आप अपने विरुद्ध गवाही दीजिए कि हाँ हम अपराध किए हैं। ऐसे किसी को भी ना जो है विवश नहीं कर सकते आप। तो इसमें बोला गया है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण इसकी बात की गई है इसमें, यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इनक्रिमिनेशन। इसमें बोला है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, समझा ना। तो ये है। तो 20 क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 समझ गए हैं। 20 क्लॉज 1 बोला है कि भूतलक्षी जो विधि था उससे संरक्षण मिलेगा। 20 क्लॉज 2 बोलता है कि दोहरे जो है दंड से आपको संरक्षण दिया जाएगा। और 20 क्लॉज 3 कहता है कि खुद के लिए गवाही देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए एक आपका केस था, वाद था कर्नाटक राज्य बनाम सेलनी, जो कि 2010 में आया था। और इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहता है कि नार्को टेस्ट, जीन प्रिंटिंग, पॉलीग्राफी, ये सभी चीज़ करना गलत है। तो हम लोग जो बोलते हैं कि नार्को टेस्ट, जीन प्रिंटिंग और पॉलीग्राफी करना ये गलत है। ये किस केस में कहा गया था, किस वाद में कहा गया था, तो कर्नाटक राज्य बनाम सेलनी वाद, जो कि 2010 में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि DNA प्रिंट करना गलत नहीं है। अच्छा, DNA प्रिंट करना ये गलत नहीं है, लेकिन जीन प्रिंटिंग करना गलत है, जबकि DNA प्रिंटिंग करना गलत नहीं है। नार्को टेस्ट करना गलत है, जीन प्रिंटिंग करना गलत है, पॉलीग्राफी करना गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो DNA प्रिंट है उसको करना गलत नहीं है। तो ये था आपका आर्टिकल 20। एक बार हम लोग आर्टिकल 20 को बढ़िया से देख लेते हैं पूरा लैंग्वेज के फॉर्म में कि आर्टिकल 20 जो है वो आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। और इसके तहत 3 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। पहला जो है वो है आपका आर्टिकल 20 क्लॉज 1 कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ 1 बार सज़ा मिल सकता है। और ये है आपका आर्टिकल क्लॉज मतलब कि 20 क्लॉज 2 कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ 1 बार सज़ा मिल सकता है, यानी कि दोहरे दंड से संरक्षण दिया गया है। ये है आपका आर्टिकल 20 क्लॉज 2। अब देखिए
अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। यह है आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 1, मतलब सॉरी आर्टिकल 20 क्लॉज 1, जिसमें बोला गया है कि भूतलक्षी विधि से संरक्षण की बात की गई है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 20 क्लॉज 3, इसमें बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को समय के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य जो है वो नहीं किया जा सकता है। समझ में आ गया यहाँ तक बात? यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 21 के बारे में। तो आपका आर्टिकल 19 और आपका आर्टिकल 20 जो बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब इसमें आपको कभी भी जीवन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आर्टिकल 21 के बारे में चलते हैं, जो कि बहुत बड़ा भी है, बड़ा नहीं मतलब ठीक ठाक है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सो कहने का अर्थ है। तो आर्टिकल 21 जो है वो क्या है आपका? आर्टिकल 21 जो बोलता है जीवन का अधिकार। तो आर्टिकल 21 जो है वो जीवन का अधिकार कहता है। आर्टिकल 21 को हम लोग बोलते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का है वो संरक्षण। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये आपका आर्टिकल 21 में कहा गया है। तो आर्टिकल 21 जो है वो आपका जीवन जीने का अधिकार है, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का ये संरक्षण है करता है। इसमें देख लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से सिर्फ विधि के द्वारा स्थापित जो है उसी से वंचित किया जा सकता है। क्या बोला गया है वो देखिए, किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अगर आप उसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उसका जो है उसका जीवन जीने का स्वतंत्रता, अगर इसको आप ख़त्म करना चाहते हैं तो केवल उसका एक ही आधार है, वो है आपका विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसके अलावा कोई कारण नहीं बनता है, समझा? तो किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, इसके अलावा कोई भी आधार नहीं बन सकता है। तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से आप उनको वंचित कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और भी कारण नहीं बनता है। जैसे हम लोग आर्टिकल 14 पढ़ रहे थे, तो आर्टिकल 14 के अंतर्गत हम लोग क्या जाने थे? आर्टिकल 14 में हम लोग पढ़े थे कि एक है आपका विधि के समक्ष समता यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, और एक हम लोग पढ़े थे विधि के समान संरक्षण यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसी तरह जब हम लोग आर्टिकल 19 की बात करते हैं तो आर्टिकल 21 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 21 में भी आपका यहाँ पे जो है वो दो तरह का स्वतंत्रता देखने को मिलता है। और वो दो तरह का स्वतंत्रता क्या देखने को मिलता है? तो हम लोग जानते हैं कि एक है आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश बाय लॉ। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और एक आपका विधि की सम्यक यानी कि उचित प्रक्रिया यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इस प्रोसीड इस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इन दोनों के बारे में आपको जानना होगा। तो ये जो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये आपका कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका जापान से लिया गया है, जबकि विधि की सम्यक प्रक्रिया है ये आपका अमेरिका से लिया गया है। पहला पॉइंट, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही हम किसी व्यक्ति को जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी कारण या कोई भी आधार नहीं बनता है। फिर जो आपका विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये आपका जापान से लिया गया है, और विधि की जो सम्यक प्रक्रिया है ये आपका अमेरिका से लिया गया है। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये ब्रिटेन का सिद्धांत है, और विधि की जो सम्यक प्रक्रिया है इसके बारे में जानते हैं, यहाँ पे कानून पर ध्यान दिया जाता है प्रक्रिया के साथ, और विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया में कानून की प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाता है, कानून के ऊपर नहीं। कि कानून की प्रक्रिया क्या है, उस प्रक्रिया उस प्रोसेस के ऊपर ध्यान देता है, कानून क्या है क्या नहीं उसके ऊपर नहीं। जबकि विधि की जो सम्यक प्रक्रिया है वो कानून पर ध्यान दिया जाता है प्रक्रिया के भी साथ साथ। सिंपल सा, आपको बहुत ज़्यादा होच पोच लग रहा होगा ना, तो इस होच पोच को दूर करने के लिए हम एक सिंपल सा बात बताते हैं कि जब हम लोग आर्टिकल 21 पढ़ते हैं कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में जो बोला गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से आपको वंचित केवल एक ही आधार पर किया जा सकता है, और वो है आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर। तो आर्टिकल 21 में दो को प्रोसेस बताया गया है, एक है आपका विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कि अमेरिका से लिया गया है, जापान से लिया गया है, और दूसरा है आपका विधि की सम्यक प्रक्रिया जो कि अमेरिका से लिया गया है, ठीक है ना। फिर बोला गया है कि जो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है यहाँ पे कानून की प्रक्रिया यानी कि उसका क्या प्रोसेस है इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, कानून के ऊपर नहीं। जबकि विधि की जो सम्यक प्रक्रिया है इसमें कानून के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है और कानून की प्रक्रिया के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। तो कानून की प्रक्रिया और कानून के ऊपर, दोनों के ऊपर जो है ध्यान दिया जाता है विधि की
सम्यक प्रक्रिया के आधार पर, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में केवल कानून की प्रक्रिया पे ही ध्यान दिया जाता है, जबकि कानून पे ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। इसके बाद देखिए एक केस आया था आपका एन के गोपालन बनाम मद्रास राज्य वाद आया था 1950 में। तो एन के गोपालन बनाम मद्रास राज्य का केस आया था 1950 ईस्वी में, और इसमें बोला गया था कि एन के गोपालन वाद 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने निवारक निरोध अधिनियम 1950 को सही माना। तो जो आपका निवारक निरोध अधिनियम आया था 1950 में, इसको सही माना जाता है आपका एन के गोपालन बनाम मद्रास राज्य के केस में। आगे देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत माना गया था, और इसमें यह भी बोला गया था कि इस केस में बोला गया था कि जो आपका विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो आपका सही बताया गया था। इसमें एन के गोपालन समाजवादी और मार्क्सवादी इस विचारधारा से संबंधित है। इसके अलावा देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत विधायिका जीवन जीने के अधिकार के विरुद्ध विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत विधायिका जीवन के अधिकार के विरुद्ध बना सकती है, कार्यपालिका को यह अधिकार नहीं है। सिंपल सी बात है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर विधायिका कोई कानून बना सकता है, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर कार्यपालिका को ऐसा कोई भी शक्ति नहीं दिया गया है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर विधायिका को कानून दिया गया है, मतलब विधायिका को कुछ अधिकार दिया गया है जीवन के विरुद्ध कानून बनाने के लिए, लेकिन कार्यपालिका को ये अधिकार कोई भी नहीं देता है। तो केवल इतना याद रखिएगा कि एन के गोपालन बनाम मद्रास राज्य जो कि 1950 में हुआ था, ये आपका अनुच्छेद मतलब कि ये आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी कि जीवन जीने के अधिकार से ही ये संबंधित था। इस वाले पॉइंट को भी इतना याद रखिएगा। आगे देखिए एक और केस आता है मेनका गांधी बनाम भारत सरकार, जो कि 1978 में आता है। सुप्रीम कोर्ट इसमें बोलता है कि जो विदेश जाने का अधिकार जो है वो भी आपका अनुच्छेद 21 के अंतर्गत बताया, और विधायिका कार्यपालिका दोनों ही जीवन के किसी को वंचित नहीं कर सकता, ये भी बात बोला। शुरू में बोला था आपका किस केस में, तो हम लोग देखें ना उस केस में आपका क्या बोलते हैं इसको, एन के गोपालन बनाम मद्रास राज्य के जो केस में बोला कि विधायिका जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर विधायिका जो है वो कोई कानून बना सकता है जीवन के विरुद्ध, लेकिन कार्यपालिका को कोई भी शक्ति नहीं है। लेकिन जब आपका ये केस आता है मेनका गांधी वाला केस आता है, मेनका गांधी बनाम भारत सरकार केस, तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो बोलता है कि इसमें विधायिका और कार्यपालिका दोनों को किसी को भी कोई भी शक्ति नहीं है कि जीवन जीने के अधिकार के विरुद्ध में कोई कानून बनाए, और विदेश जाने के अधिकार को भी जीवन मतलब इसी के अंतर्गत रखा गया, आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही रखा गया। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से व्यक्ति को जस्ट फेयर एंड रीजनेबल JFR विधि माध्यम से वंचित किया जा सकता है, और अनुच्छेद 14 के माध्यम से वंचित किया जा सकता है, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 को ध्यान में रखते हुए। अच्छा कहीं कुछ मामले में ना आपका अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 जो है वो मैच करता है, तो उन दोनों को मिलाकर भी किसी भी तरह का कोई भी जस्टिस लिया जाता है। ठीक है, इस वाले पॉइंट को भी याद रखिएगा। आगे देखिए मेनका गांधी वाद केस से अनुच्छेद 19 के मेनका गांधी वाद केस से अनुच्छेद 21 के तहत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की उचित प्रक्रिया दोनों का वर्णन है। तो जो आपका मेनका गांधी केस आया था, तो इसी के तहत जो है वो आपका विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया इन दोनों को लाया गया था मेनका गांधी केस में ही। मेनका गांधी जो बनाम भारत सरकार केस था 1978 में इस केस में। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और भी है आपका, पहले हम लोग इसके बारे में हम लोग हल्का सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे मरने का अधिकार के बारे में भी थोड़ा सा। तो देखिए अभी बताया गया था कि अनुच्छेद 21 जो है वो आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात करता है, और इसमें बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, और निजता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के तहत ही माना जाता है, और विदेश भ्रमण का भी जो अधिकार है वो आपका अनुच्छेद 21 के तहत ही जो माना गया है। ये हम लोग 2 पॉइंट जाने। इसके अलावा अनुच्छेद 21 में ही आपका 2 तरह का कानून बनाया गया है, एक है आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और एक आपका विधि की सम्यक प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में हम लोग जो है वो कानून की प्रक्रिया में ध्यान देते हैं, कानून के ऊपर नहीं, जबकि विधि की सम्यक प्रक्रिया में हम लोग कानून के ऊपर भी ध्यान देते हैं और कानून की प्रक्रिया के ऊपर भी ध्यान देते हैं। यहाँ तो हम लोग जान गए हैं। इसके अलावा देखिए अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वास्थ्य एवं स्वच्छ व पर्यावरण उपलब्ध कराए।
तो अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक जो सरकार है इसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह अपने नागरिकों के लिए स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध करवाए। इसके लिए भारत सरकार ने संसद से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पास करवाया था। अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी, एनजीटी का। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ नई दिल्ली में है, जबकि 4 अन्य पीठें जो भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। राष्ट्रीय हरित ये सब जरूरी नहीं है। ये था आपका लूसेंट में दिया हुआ था जो पॉइंट, वो हम बता दिया आपका आर्टिकल 21 से संबंधित। आर्टिकल 21 में ही आपका जो है मरने का अधिकार भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है आपका अधित्याग का सिद्धांत। क्या आता है? अधित्याग का सिद्धांत। ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे हम लोग, डीपली इसके लिए मेंस पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। यहाँ पे केवल उसका ऊपर ऊपर हम जान लेते हैं कि क्या कहता है आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल से जीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में अधित्याग का सिद्धांत प्रदान नहीं किया गया है। तो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में अधित्याग का सिद्धांत हम लोग को नहीं मिला है। तो अर्थात आप मौलिक अधिकारों को त्याग नहीं सकते हैं। तो देखिए, हम लोग को बहुत सारा अधिकार मिला है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, लेकिन अधित्याग का सिद्धांत नहीं मिला है कि आप मौलिक अधिकार को त्याग नहीं सकते हैं। तो मरने का अधिकार जो है मौलिक अधिकार के अंदर, हम लोग जीने का अधिकार तो मौलिक अधिकार में है, मरने का अधिकार नहीं है। तो क्या आप मौलिक अधिकार का त्याग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। एक आया था आपका, एक केस आया था अरुणा सानवाग केस आया था 2011 में। अब सुप्रीम कोर्ट ने भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध माना, जबकि सक्रिय इच्छा मृत्यु को जो है वो अवैध माना। देखिए, दो तरह से। एक आपका एक केस आया था अरुणा सानवाग केस आया था 2011 में। तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को जो है वैध मानता है, जबकि सक्रिय इच्छा मृत्यु को वो अवैध मानता है, यानी कि इलीगल मानता है। क्या है वो देखिए, पहले हम देखते हैं निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या होता है। कि किसी व्यक्ति को बिना जहर दिए वो स्वतः मर जाता है, वो उसको बोलते हैं निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। और एक होता है आपका सक्रिय इच्छा मृत्यु, कि किसी व्यक्ति को जहर देकर मार देना, वो उसको बोलते हैं सक्रिय इच्छा मृत्यु। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है बहुत दिनों से ग्रसित है, उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है, घर वाले भी परेशान हो जा रहे हैं, उनका खुद का जीवन उसका कष्ट में है, तो ऐसे में क्या उसको मार देना उचित है? तो हम लोग जानते हैं कि जीवन जीने का अधिकार है हम लोग को आर्टिकल 21 के तहत। तो क्या मरने का अधिकार है? तो नहीं है। हम लोग जो है मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकते हैं। तो एक केस आया था आपका, उस केस का नाम है, क्या नाम है? तो अरुणा सानबाग केस 2011 में आया था। और इसमें बोला था कि जो भारत में जो है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध माना, जबकि सक्रिय इच्छा मृत्यु को जो है वो वैध नहीं माना। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को हम लोग जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को बिना जहर दिए अगर वो स्वतः मर जाता है तो उसको हम लोग निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कहते हैं। जबकि जो सक्रिय इच्छा मृत्यु के अंतर्गत किसी व्यक्ति को जहर दे देना और जहर देने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, इसको बोलते हैं सक्रिय इच्छा मृत्यु। और ये सब कहाँ कहाँ लागू है? तो देखिए, बेल्जियम में है, नीदरलैंड में, इन सभी देशों में ये सब चीज़ वैध है, लीगल है। जबकि भारत में लीगल है ही नहीं। भारत में अधित्याग का सिद्धांत है ही नहीं, तो मौलिक अधिकार का आप त्याग कर ही नहीं सकते हो। तो मरने का अधिकार इसमें शामिल ही नहीं है भारत में। लेकिन भारत में जो है वो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु लागू है, जबकि सक्रिय इच्छा मृत्यु लागू यानी कि वो वैध नहीं है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 21 की व्याख्या, बहुत सारा व्याख्या किया है सुप्रीम कोर्ट। तो अनुच्छेद 21 की व्याख्या देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक बोला है कि गरिमामय जीवन जीने का अधिकार, यानी कि मानव जीवन, इसके बात की गई है गरिमामय जीवन जीने का अधिकार। त्वरित सुनवाई का अधिकार, यानी कि राइट टू स्पीडी टू ट्रायल, तो त्वरित सुनवाई का भी अधिकार, ये आपका हुसैन आरा खातून वाद में किया गया था 1979 में। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है MC मेहता वाद में। विशाखा बनाम भारत संघवाद में जो है 1997 में आया था। इसमें बोला गया था कि यौन उत्पीड़न कार्यस्थल पर यौन शोषण, इससे भी जो है वो आपको अधिकार दिया गया है। पुट्टा स्वामी वाद 2017 में बोला था कि आपको एकांत का भी अधिकार है, सोचिए, तो एकांत का अधिकार भी इसमें आता है। परमानंद कटारा वाद में जो है वो स्वास्थ्य का अधिकार और बच्चा पैदा करने का अधिकार भी दिया गया है। उसके बाद देखिए, इसी में जो है वो आपका गे मैरिज, लेस्बियन मैरिज और लव मैरिज, इन सभी को जो वो लीगल बताया गया है, समझ रहे हो ना। तो परमानंद कटारा वाद में जो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि स्वास्थ्य का अधिकार, बच्चा पैदा करना, गे मैरिज, लेस्बियन मैरिज, लव मैरिज, इन सभी को वैध बताया। जबकि पुट्टा स्वामी केस में जो है एकांत का अधिकार को जो है वो वैध बनाया। तो आर्टिकल 21 का व्याख्या हमेशा बढ़ते जा रहा है। तो आप कोई भी पॉइंट जो है वो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अगर हिंट्स भी लगाना चाहते हो ना, तो वो आप आर्टिकल 21 में ही लगाइएगा।
क्योंकि वहाँ पे आपका पॉसिबिलिटी है ज़्यादा सही होने का। इसके अलावा कहीं लगाओगे तो गलत होने का पॉसिबिलिटी कम, मतलब ये ज़्यादा हो जाता है, ठीक ना। अगर हिट एंड ट्रायल ही करना है तो आप आर्टिकल 21 में ही करिएगा, वो कहने का अर्थ है आपका, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखते हैं हम लोग कि आर्टिकल 21 की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 21 का भी आया था, और आर्टिकल 21 का भी आया था कि हम लोग जानते हैं शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार के बारे में हम लोग देखते हैं, और शिक्षा का अधिकार में बताया गया था कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 2002 में ही अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था मौलिक अधिकार के रूप में, और जिसमें 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं इसको मुफ्त और जो है अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बना था। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो 2009 में आया था, जबकि हम लोग बात करते हैं कि जो आर्टिकल 21 में 6 से 14 साल का जो बच्चा है इनको मतलब कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। उसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बना था, और ये लागू हुआ था 2010 से। तो 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ था शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है ना। तो ये था आपका आर्टिकल 21, और आर्टिकल 21 के बारे में बहुत कुछ पढ़ना था आपको। तो आई होप हम आपको समझा पाने में ये सक्सेस हुए होंगे। अब इसमें कुछ कुछ केसेस का भी याद करके रखिएगा, क्योंकि ये पीटी में पूछे ना पूछे आप मेंस में इसको यूज़ कर सकते हो, और मेंस में इसका जो है बहुत एक्सटेंसिव सर तो पढ़ाई ही है, इसलिए तो आप वहाँ से इसको रिलेट कर ही सकते हो, ठीक है ना। तो आई होप फिर आपको ये समझ में आ गया होगा, दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग जो है वो आर्टिकल 22 की ओर चलते हैं, और आर्टिकल 22 हम लोग जब पढ़ लेंगे तो हमारा जो है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 वाला तक, 19 से 22 तक था, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग जो है वो आर्टिकल मतलब आर्टिकल 23 और 24 पढ़ेंगे, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। तो अब हम लोग किसकी ओर जा रहे हैं, आर्टिकल 22 की तरफ जा रहे हैं। और आर्टिकल 22 कितना लंबा उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, अगर वो आज हो पाएगा तो इसको करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो देखिए हो जाएगा ये आज की क्लास में ही। तो आर्टिकल 22 क्या है वो देख लीजिए। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो आर्टिकल 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये आर्टिकल 22 कहता है। आगे देखिए आर्टिकल 22 में जो है वो इसके अंतर्गत दंडात्मक और इसके अंतर्गत निवारक, तो दंडात्मक भी और निवारक दोनों तरह के इसमें प्रावधान किए गए हैं। दंडात्मक कहने का अर्थ क्या है कि जुर्म के बाद, और निवारक कहने का अर्थ है कि जुर्म के पहले। तो इसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण दिया गया है। तो इसमें दो तरह का बात कहा गया है, एक क्या कहा गया है, तो एक आपका दंडात्मक यानी कि जुर्म के बाद का भी, और निवारक यानी कि जुर्म के पहले का भी, दोनों का प्रावधान किया गया है। अब देखिए हम लोग आर्टिकल 22 क्लॉज 1 क्लॉज ए के बारे में देखते हैं। तो आर्टिकल 22 क्लॉज 1 क्लॉज ए के बारे में देखते हैं, और इसमें ये बात बोला गया कि पहला तो आपको गिरफ्तारी का कारण बतलाना होगा। अगर कोई व्यक्ति आपको गिरफ्तार करता है, कोई पुलिस, तो आपको गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। आपको वकील रखने का अधिकार भी है, और गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का भी अधिकार है, तो ये आपको पेश किया जाना चाहिए। तो क्या बोला गया है कि आर्टिकल 22 जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। इसमें दो तरह का प्रावधान किया गया है, एक है आपका क्या, तो एक है आपका दंडात्मक और एक है आपका निवारक, दोनों तरह का इसमें प्रावधान किया गया है। इसके अलावा इसमें बोला गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को मनमानी ढंग से हिरासत में लिया जाता है तो उसको 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने तरीके से उसको अरेस्ट करके पुलिस के द्वारा बुला लिया गया है, तो उसको 3 तरह का स्वतंत्रता है। पहला है कि हिरासत में लेने का उसको कारण बताना होगा पुलिस को। दूसरा, उसको अधिकार है कि 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसको दंडाधिकारी यानी कि मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का अधिकार है। और वो है कि अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का भी अधिकार उसको है। ये 3 अधिकार बता दिया गया है। जब किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया जाएगा तो ये देखेंगे। इसके बाद जो है हम लोग जानते हैं एक आता है आपका निवारक निरोध। निवारक निरोध क्या है, तो आपका है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो निवारक निरोध जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये क्या है वो देखिए। गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया जाता है और 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के भी सामने नहीं लाया जाता है। पहला देखिए, अभी आपको बताया था कि अगर किसी भी व्यक्ति को मनमानी ढंग से अगर गिरफ्तारी किया जाता है तो उसको 3 तरह का जो है अधिकार मिलता है। और जब निवारक निरोध के आधार पर किसी को गिरफ्तार किया जाता है, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के आधार पर किसी को गिरफ्तार किया जाता है, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण नहीं बतलाना होता है। कौन नहीं बताएगा, तो जो पुलिस जो है वो पुलिस गिरफ्तारी का कारण नहीं बताएगा।
अगर उसको निवारक निरोध के आधार पे यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन के आधार पे उसको गिरफ्तार किया जा रहा है तो पहला चीज़ कि उसको गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया जाएगा। दूसरा चीज़ है कि 24 घंटे में उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं पुलिस को फिर ऐसे में। यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं। तो बताया गया है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5, 6 में तत्संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है, इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या बोले हम कि निवारक निरोध के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपराध करने के लिए दंड नहीं देना बल्कि उस अपराध को करने से रोकना है। वस्तुतः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने और भारत की सुरक्षा संबंधी कानूनों से हो सकता है, यानी कि SIP वाला ही कंडीशन यहाँ भी लगेगा। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तब क्या क्या होता है देखिए। अभी बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया जाएगा तो उसके लिए क्या कंडीशन बनता है, 3 गो वो हम लोग देख लिए। फिर हम लोग देखते हैं निवारक निरोध यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है। तो हम लोग जानें कि अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के अंतर्गत अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसका मकसद ये नहीं कि उसको दंड देना है बल्कि उसका ये मकसद है कि ये इस व्यक्ति के द्वारा किसी भी तरह का जो है गलती नहीं हो। तो अभी बताया ना कि इसमें आर्टिकल 22 में 2 तरह का प्रावधान किया गया है, एक आपका है दंडात्मक और एक है आपका निवारक। तो निवारक जो है वो आपका निवारक निरोध आ जाएगा और दंडात्मक जो है वो किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से जुर्म करने के बाद या फिर वो अरेस्ट कर लेना पड़ता है। अगर जुर्म करने के बाद अरेस्ट करे तो उसको बोलते हैं दंडात्मक, और जुर्म करने से पहले अगर अरेस्ट कर ले तो उसको बोलते हैं निवारक, ठीक है ना। तो निवारक निरोध के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लेते हैं तो उसका पर्पस ये नहीं कि उसको दंड देना है बल्कि उसका पर्पस ये है कि इसके द्वारा जो है किसी भी तरह का अपराध ना हो, ये है। और वो जो आपका SIP वाला कंडीशन लगता है वही वाला इसमें भी लगता है। अब देखिए जब गिरफ्तार कर लिया जाता है उसको निवारक निरोध के आधार पे तो ऐसे में जो है वो 3 तरह का कंडीशन बनता है। यहाँ पे भी 3 तरह का कंडीशन क्या है वो देखिए। सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने की अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है, यानी कि इसको छोड़ सकती है। और यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना है यानी कि 3 माह से अधिक उसको छोड़ना है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना जरूरी है। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी को जो है वो निवारक निरोध के आधार पे किसी को आप अरेस्ट कर रहे हैं तो 3 महीने से ज़्यादा आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अगर आपको 3 महीने से ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है निवारक निरोध के आधार पे तो उसके लिए आपको जो है सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन यानी कि सलाहकार बोर्ड का फिर सलाह लेना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे देखिए इसके बाद देखिए और यही जो अभी जो पॉइंट बताए हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो है वो मतलब कि निवारक निरोध के आधार पर अगर आप अरेस्ट करते हैं तो ऐसे में आप उस व्यक्ति को 3 महीने के लिए कैद करके रख सकते हैं। 3 महीने से अगर ज़्यादा आप उसको बंदी बनाकर रख रहे हैं तो ऐसे में उसको आपको फिर है सलाहकार बोर्ड का जो है प्रतिवेदन लेना पड़ेगा। और यही आपका निवारक नज़रबंदी जो है यही आपका है जो कि आपका आर्टिकल 22 क्लॉज 7 में कहा गया है। तो आर्टिकल 22(7) जो है यही बोलता है कि 3 महीने से अधिक गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता है। और अगर 3 महीने से ज़्यादा आपको करना है तो न्यायाधीशों की जो सलाहकार बोर्ड है इससे तो 3 महीने की अधिक गिरफ्तारी में अगर आपको जो है अगर 3 महीने ज़्यादा गिरफ्तारी करना है तो न्यायाधीशों का जो सलाहकार बोर्ड है इसका प्रतिवेदन लेना पड़ेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए दूसरा नंबर पॉइंट, इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किए जाएंगे, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। अगर जानता है कि अगर ये सच अगर दुनिया के सामने आएगा तो इससे हमारा देश का जो है लोक व्यवस्था प्रॉब्लम में आ जाएगा, तो ऐसे में उस सच को छिपाया भी जाएगा। फिर देखिए निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभियावेदन करने के लिए अतिशीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि ये सब आपको याद नहीं करना है, तो केवल स्टार्टिंग का जो पहला नंबर पॉइंट था वो याद करना है जो हम लोग आर्टिकल 22 क्लॉज 7 के अंतर्गत रखते हैं निवारक नज़रबंदी, कि किसी भी व्यक्ति को आप 3 महीने ज़्यादा अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर 3 महीने ज़्यादा अरेस्ट करना है तो आपको फिर जो है क्या बोलते हैं न्यायाधीशों का जो सलाहकार बोर्ड है इससे आपको प्रतिवेदन लेना पड़ेगा। ये हम लोग जान गए हैं, ये आपका निवारक निरोध वाला कंडीशन बनता है। इसके बाद देखिए निवारक निरोध अधिनियम आपका जो है वो 1950 में बना था। तो निवारक निरोध अधिनियम जो है 1950 में बना था और इस कानून को 1 अप्रैल 1951 को रद्द कर दिया गया। हटाइए आंतरिक सुरक्षा अधिनियम जो कि आपका मीसा है, तो मीसा यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये 1971 में बना था।
और इस कानून को जनता पार्टी की सरकार ने निरस्त कर दिया था। ये इसको भी हटाइए, ये भी ज़रूरी नहीं है। आगे देखिए, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, ये 1971 में बना था। तो विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां निवारक अधिनियम, ये 1987 में बना था, जिसको हम लोग बोलते हैं टाडा। तो सिंपल याद रखिएगा टाडा। तो टाडा जो है टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1987 बना था, और इस कानून को भी 1990 में रद्द कर दिया, इसको भी भूल जाइए। आतंकवाद निवारण निवारक अधिनियम 2002 में बना था, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, और वर्तमान में यह भी भारत में लागू नहीं है। अरे कुछ लागू नहीं है। फिर देखिए, गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम 2008 में बना था, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, एक पॉइंट देखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, और वो क्या पूछा जाता है उसके बारे में देखिए हल्का सा। हम लोग देख रहे हैं कि निवारक निरोध, जो कि आपका आर्टिकल 22 में जिक्र किया गया है, तो निवारक निरोध से संबंधित अब तक बनाए गए जितना भी विधि था उसके बारे में देख रहे हैं। तो निवारक निरोध में हम लोग जानते हैं गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया जाएगा, और 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पेश किया जाएगा, ये है निवारक निरोध। फिर निवारक निरोध के अंतर्गत कई सारा जो है मतलब कि विधि यानी कानून बनाया गया था, जैसे कि निवारक निरोध अधिनियम 1950 में बनाया गया, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 में बनाया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं मीसा। तो मीसा जो है 1971 में बनाया गया। उसके बाद हम लोग बोलते हैं, एक है आपका आता है जिसको बोलते हैं टाडा, तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ये आपका 1986 में बना था, और ये लागू हुआ था 1987 में, ठीक है ना। और नहीं ये नहीं है, रुकिए ज़रा सा। अच्छा, तो निवारक निरोध से निवारक निरोध के अंतर्गत जो बनाई गई विधियां हैं, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि निवारक निरोध अधिनियम 1950 में बना था, ठीक है। और फिर आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 में बना था, और विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974 में बना था, और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में बना था। आतंकवादी एवं विध्वंसककारी गतिविधियां निवारक निरोध अधिनियम जो है इसको बोलते हैं टाडा। तो टाडा आपका 1987 में बना था, ठीक है। तो मीसा 1971 में, टाडा आपका 1986 में बना, लेकिन 1987 में लागू हुआ। इसके बाद आपका आता है पोटो बना था, पोटो से फिर पोटा बन गया, पोटा जो है वो आपका 2002 में बना, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एक आपका लास्ट में NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ये आपका 1980 में बना। बस इतना याद रखिएगा कि जो है निवारक निरोध से संबंधित कितना जो है वो चल रहा है, कौन कौन। तो निवारक निरोध से संबंधित जो है विधि हम लोग जानते हैं, एक आपका मीसा 1971 में, एक आपका टाडा जो कि 1986 में बना और 1987 में लागू हुआ। पहले बना था पोटो 2001 में, पोटो को ही 2001 में जो बना था उसको चेंज कर दिया नाम पोटा 2002 में। फिर आपका NSA 1990 में। तो ये 4 नाम याद रखिएगा निवारक निरोध से, जो आपका काम करने से पहले जो है अरेस्ट कर लिया जाएगा निवारक निरोध के आधार पे, ठीक ना। और निवारक निरोध वाला भी ज़्यादा नहीं है, इसको आप हल्का फुल्का अगर मन हो तो आप कभी तो लुसेंट वाले बुक से थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, तो यहाँ से फिर आपका ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग यहीं तक क्लास को रहने देते हैं। कल की क्लास में हम लोग जो है वो मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार जो आपका आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक था, इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। कल की क्लास में हम लोग शोषण के विरुद्ध का अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।